हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा बुक 1 से थीम 3 है, किंगशिप कास्ट एंड क्लास। थीम 3, किंगशिप कास्ट एंड क्लास एंड अर्ली सोसाइटीज फ्रॉम 600 BC टू 600 CE। तो एक पूरा लॉन्ग पीरियड है, 1000 ईयर्स का जो पीरियड है, उस पीरियड में किस प्रकार से किंगशिप में क्या चेंजमेंट आए, कास्ट में क्या क्या चेंजमेंट आए, और हमारी जो अर्ली सोसाइटी है उस सोसाइटी में किस प्रकार के चेंजेस हम देखते हैं, उसके बारे में पूरा डिस्कस इस चैप्टर में किया गया है। तो नॉर्मली इस चैप्टर को जो आप पढ़ते टाइम एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ज़्यादातर चीज़ों को आप मॉडर्न टाइम से रिलेट करते हुए चलिए। आज की हमारी जो मॉडर्न टाइम की सोसाइटी है, उस सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं, तो उसी सोसाइटी से यदि चीज़ों को आप को रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी और आसानी से याद रहेंगी। क्योंकि इंडियन सोसाइटी, हमारे जो कस्टम है, वो रिचुअल्स हैं, वो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, उनमें कोई ज़्यादा बड़े चेंजमेंट नहीं हुए हैं। तो हमें केवल उन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है कि क्या चीज़ें पुराने समय से चली आ रही हैं जो आज भी मॉडर्न टाइम में है, और क्या ऐसी चीज़ है जो उस समय थी आज नहीं है। तो इतना से हम समझ लेंगे तो इजीली हम कोई भी आंसर दे पाएंगे इस चैप्टर से। और बहुत ही ईजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। तो द चैप्टर की जो शुरुआत है, द चेंजेज इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ, कि इस चैप्टर में जो शुरुआत में जो डिस्कस किया गया है वो है कि किस प्रकार से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में क्या चेंजमेंट हुए हैं। तो चेंज कहाँ से हुए होंगे। तो चेंज की जो शुरुआत यदि आप देखोगे तो जो इस पूरे टाइम फ्रेम से पहले का जो टाइम है, वो टाइम हमारा क्या है, वैदिक पीरियड है। ठीक है। वैदिक पीरियड के बाद ये जो 600 BC टू 600 CE का पीरियड है, यदि आपने चैप्टर नंबर 2 को ध्यान से पढ़ा हो तो इस समय हम देख रहे हैं कि वैदिक सिस्टम है, उसके बाद एक नया सिस्टम आ चुका था, एक नई क्रांति इंडिया में हो चुकी थी, जिसमें कि हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ के आए हैं कि दो नए धर्म आ चुके थे। उसके बाद वैदिक धर्म में बहुत सारे सुधारों के साथ क्या आ चुका था, उत्तर वैदिक पीरियड शुरू हो चुका था, जिसमें हमने उपनिषदों के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म से मुकाबला करने के लिए बहुत सारे नए नए सुधार भी हुए थे। तो इन्हीं सब चीज़ों के अकॉर्डिंग सोसाइटी में क्या चेंजमेंट हुए उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा जो कि पॉलिटिकल चेंज क्या हुए होंगे। तो पॉलिटिकल में भी यदि हम देखें तो हमने बात की थी कि उससे पहले जो था वो जनपद वाला सिस्टम था। तो इंडिया की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री की शुरुआत भी इसी समय से होती है। तो उसकी कुछ चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस की थी और कुछ चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि महाजनपद बन चुके थे, और महाजनपद के बाद जो बड़े बड़े एम्पायर बन रहे थे, उन एम्पायर में किस प्रकार से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ में चेंजमेंट आया 600 BC से 600 CE के बीच। और इन सारे चेंजेस ने अर्ली इंडियन सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस किया, अर्ली इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या है उनका इम्पेक्ट हुआ, वो हमें डिस्कस करना है कि प्रारंभिक भारतीय समाज के ऊपर इन सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो चेंज हुए उनका क्या क्या इम्पेक्ट सोसाइटी के ऊपर हुआ। दिस चैप्टर ऑल्सो डिस्कसेज इश्यूज इन सोशल हिस्ट्री इंक्लूडिंग क्लास, कि पहले केवल हमने वेदों में पढ़ा था केवल चार ही क्लास थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब किस प्रकार से कोई नई क्लास बनी उसके बारे में डिस्कस करना। कास्ट, इससे पहले जाति के बारे में कहीं कोई हम चर्चा नहीं देखते हैं, पहली बार कास्ट सिस्टम हमारे सामने आ रहा है। किनशिप की भ्रातृत्ववाद और भाई बंधुत्व वाला जो रिलेशन उनमें क्या हुआ था, और जेंडर, मेल फीमेल के जो रिलेशन थे और किस प्रकार से भारत में उससे पहले महिलाओं को भी सारे अधिकार वेदों में दिए गए थे, किस प्रकार से अब जेंडर के अकॉर्डिंग एक इनइक्वलिटी की शुरुआत होती है। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस हाउ टेक्सुअल ट्रेडिशंस हैव बीन यूज्ड बाय हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट सोशल स्टोरी। साथ ही ये चैप्टर हमें ये भी बताता है कि जो भारत इतिहास है, जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, उनके द्वारा जो टेक्सटुअल ट्रेडिशंस हैं, यानी जो लिखित स्रोत हैं, लिखित ग्रंथ हैं, उनका किस प्रकार से यूटिलाइज किया गया है एक सोशल हिस्ट्री को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस समय के सामाजिक इतिहास के बारे में वर्णन करने के लिए किस प्रकार से रिटर्न सोर्सेज को यूटिलाइज किया है हिस्टोरियंस ने, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और कई बार ये सवाल इसमें आपकी एग्जाम में 8 मार्क में कई बार पूछ लेते हैं कि महाभारत है एक हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या केवल वो एक महाकाव्य के रूप में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, उसके बारे में क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए कई बार सवाल पूछा जाता है। तो टेक्सुअल ट्रेडिशंस क्या होते हैं कि हिस्टोरियंस यूज टेक्सुअल ट्रेडिशंस टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। उस समय के जो लिखित स्रोत हैं, जो टेक्स्ट के जो ट्रेडिशंस हैं, उनका इतिहासकारों ने यूज़ किया उस समय की पॉलिटी और इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में जानने के लिए। सम टेक्स्ट लेड डाउन नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर्स, कई सारे टेक्स्ट में उस समय के जो सोशल बिहेवियर होते थे, लोगों का किस प्रकार से सोसाइटी का बिहेवियर होता था, उसके बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है।
जैसे हमें कई प्रकार की कहानियाँ, जैसे पंचतंत्रों की कहानियाँ हैं, जातक कहानियाँ हैं, या ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के बहुत सारी पुराण वगैरह हैं, उन सब से हमें इस प्रकार के सोशल बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अदर डिस्क्राइब्स एंड ओकेजनली कमेंट ऑन ए वाइड रेंज ऑफ सोशल सिचुएशंस एंड प्रैक्टिसेस। साथ ही कई सारे ग्रंथों में इनको मानक मान के तो नहीं लिखा गया, लेकिन कई बार जगह जगह पे इस प्रकार की चीज़ों के बारे में चर्चा मिलती है या कोई कमेंट मिलता है कि उस समय की सोशल सिचुएशन कैसी थी। अब सोशल सिचुएशन में हम बहुत सारी बातों को डिस्कस कर सकते हैं कि सोसाइटी में कोई डिफरेंसेस होते थे या नहीं होते थे, सोसाइटी में किस प्रकार से इनइक्वलिटी थी, सोसाइटी में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता था, कास्टिज्म कैसे प्रैक्टिस की जाती थी। तो इसके बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन टेक्सुअल सोर्सेज में हमारे पास अवेलेबल होती है। वी कैन कैच ए ग्लिम्पसेस ऑफ सम सोशल एक्टर्स फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। इसके अलावा जो राजाओं के द्वारा या अलग अलग लोगों के द्वारा जो इंस्क्रिप्शंस लिखाए जाते थे, उससे भी हमें बहुत सारे ग्लिम्पसेस, कुछ झलक मिल जाती है उस समय के सोशल एक्टर्स के बारे में, कि सोसाइटी में मेन पार्ट किसका था, कौन सोसाइटी को डोमिनेट कर रहे थे, उनके बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ईच टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन वाज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस सम सोशल कैटेगरीज। लेकिन इन सारे टेक्स्ट को यूज करते समय, या यदि 1 मार्क में पूछा जाए कि ये जो टेक्सचुअल ट्रेडिशन है इनकी लिमिटेशन क्या है, तो पहली लिमिटेशन इनकी ये है कि हर टेक्स्ट और जो इंस्क्रिप्शन है उसको किसी न किसी सोशल कैटेगरी या पर्सन के द्वारा लिखवाया गया है, तो उसका अपना एक पर्सपेक्टिव है। हमें ये ध्यान रखना है कि वो लिखवाया किसके द्वारा गया है, ठीक है। उसको ये भी बीइंग एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में, हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में यूज करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि उस सोर्स को, उस इंस्क्रिप्शन को किस पर्सपेक्टिव के साथ किसी ने राइट डाउन किया होगा। सो वी नीड टू कीप इन माइंड हु कंपोज्ड इट एंड फॉर होम। तो इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि उस सोर्स को किसने कंपोज किया है और किसके लिए कंपोज किया है। जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्रशस्ति वगैरह हैं वो पोइट्स के द्वारा, जो दरबारी कवि होते थे वो कंपोज करते थे। तो दरबारी कवि है वो हमेशा राजा की प्रशंसा के बारे में लिखता था, और वो राजा के लिए लिखी जाती थी, तो वो बढ़ा चढ़ा के सारी बातों को लिखते थे। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार के सोर्सेज को किसके द्वारा कंपोज किया गया है और किसके लिए कंपोज किया गया है। वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर द लैंग्वेज ऑफ द हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड वे इन विच इट सर्कुलेटेड। साथ ही हमें जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट है उसकी लैंग्वेज को भी ध्यान रखना है कि किस भाषा में वो लिखे गए थे और उनका कहाँ कहाँ पर सर्कुलेट हुआ है। जैसे मान लीजिए कई बार कई हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं जो केवल कई प्रकार की कॉमन लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो इस प्रकार के हिस्टोरिकल सोर्स हैं उनका ज़्यादा दूर पर प्रचार प्रसार नहीं हुआ होगा, वो केवल एक पर्टिकुलर कंटेमिनेट इलाके तक ही सीमित रहे होंगे। तो वो पूरे एक बड़े इलाके के बारे में क्या कस्टम रिचुअल्स हैं उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, वो लोकल ट्रेडिशंस के बारे में हमें बता सकते हैं। लेकिन उस समय की जो लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए उस समय की लैंग्वेज संस्कृत थी, तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए सोर्सेज हैं और उसका पूरे बड़े इलाके में प्रचार प्रसार हुआ हो, तो हम उससे एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ये जो इस टेक्स्ट में जो कस्टम रिचुअल्स लिखे गए हैं इनका उस समय की सोसाइटी में बड़े पैमाने पर यूटिलाइज किया जाता होगा या बड़े पैमाने पर उनको लोग फॉलो करते होंगे। तो इससे हमारा ये कि तो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को यूज़ करते समय इन सब चीज़ों को हमें कंसिडर करना चाहिए। अब हम बात करें द सेंटर स्टोरी ऑफ महाभारत। जो महाभारत एपिक है उससे इस चैप्टर की शुरुआत होती है, तो उसकी जो सेंट्रल स्टोरी है सभी को पता है महाभारत की स्टोरी, फिर भी सिंपल सा बुक के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। द कोलोसियल एपिक महाभारत डिस्क्राइब्स ए वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज एंड दिस सिचुएशंस। जो महाभारत का जो एपिक है, जो कि बहुत ही विशाल एपिक है, बहुत ही बृहत महाकाव्य है, उसमें कई प्रकार के सोशल कैटेगरीज और सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। द महाभारत लाइक एनी अदर एपिक कंटेंट्स विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल्स। किसी भी अन्य महाकाव्य की तरह महाभारत में भी कई अलग अलग प्रकार के युद्धों का डिस्क्रिप्शन है, फॉरेस्ट उस समय के वन्य क्षेत्रों का डिस्क्रिप्शन है, पहले से जो राजमहलों का डिस्क्रिप्शन है, सेटल जो विवाद है उसका अंत एक युद्ध से होता है जिसमें लास्ट में पांडव होते हैं वो विजयी होते हैं। आफ्टर दैट पैटर्नल सक्सेशन वाज प्रोक्लेम्ड, और उसके बाद जो पितृवंशीय जो उत्तराधिकार है उसको प्रोक्लेम किया जाता है। तो महाभारत की यही सेंट्रल स्टोरी है। महाभारत की स्टोरी को यदि आप देखोगे तो इसमें हर जगह पे उस समय के जो रिचुअल्स हैं, उस समय के जो कस्टम्स हैं, उनको दोबारा से वेरीफाई करने की कोशिश की गई है, उनको दोबारा से रीस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है महाभारत की कहानी के द्वारा। वी एस सुकांतर एंड द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। तो आज का जो महाभारत हम पढ़ते हैं, आज का जो महाभारत टेक्स्ट बुक के रूप में हमारे सामने है, उसको प्रेजेंट करने में वी एस सुकांतर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि इंडिया के एक संस्कृत के स्कॉलर थे। तो उन्होंने सिंपल सा, यदि हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो उन्होंने क्या किया कि पूरे इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई जितनी भी महाभारत से रिलेटेड कहानियाँ थी, बुक्स थी, उन सबको उन्होंने कलेक्ट किया
और उसके बाद उन्होंने संस्कृत स्कॉलर्स की एक टीम बनाई और उन टीम्स ने सिंपल से दो काम किए कि अलग अलग जितने भी कहानियाँ वगैरह थी उनमें जो कॉमन जो लाइंस थी यानी जो कॉमन श्लोक्स थे या कॉमन जो कहानियाँ थी उनको एक जगह किया और जिनमें डाइवर्जन था उनको उन्होंने अलग से रिकलेक्ट किया और इस प्रकार से उन्होंने लास्ट में एक बुक को पब्लिश किया और उस बुक को अराउंड 1300 पेजेस में ये सारी बुक को सब पब्लिश किया गया है। तो ही वी एस सुकांतर अंडरटूक ए प्रोजेक्ट वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग ए क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत एंड अपॉइंटेड ए टीम ऑफ वेरियस संस्कृत स्कॉलर्स। तो वी एस सुकांतर ने प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें कि उन्होंने महाभारत का एक एडिशन तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई और जिसके लिए अलग अलग संस्कृत के स्कॉलर्स को उन्होंने अपॉइंट किया। द टीम कलेक्टेड संस्कृत मोनोस्क्रिप्ट्स ऑफ द टेक्स्ट रिटन इन वेरियस स्क्रिप्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के अलग अलग भागों में लिखी गई अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखी गई और अलग अलग भाषाओं में लिखी गई महाभारत की स्टोरीज को महाभारत की कथाओं को इस टीम ने कलेक्ट किया। दे कंपेयर दी वर्सेज फ्रॉम ईच मोनोस्क्रिप्ट और हर पांडुलिपि से उन्होंने उन वर्सेज को हर जो लाइन है या हर श्लोक है उसको उन्होंने कंपेयर किया। फाइनली दे सेलेक्टेड दी वर्सेज दैट अपीयर्ड कॉमन टू मोस्ट वर्जन्स। उसके बाद उन्होंने ज़्यादातर अलग अलग टाइप के जो वर्जन्स थे अलग अलग भाषाओं में लिखे गए जो महाभारत की कहानियाँ थी उसमें जो सबसे कॉमन वर्सेज थी उनको उन्होंने अलग से सिलेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने एक एडिशन तैयार किया जो ये आपके सामने है सुकांतर एंड द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत ऑन द मीनिंग ऑफ द महाभारत के नाम से वी एस सुकांतर ने ये एडिशन को तैयार किया। दे पब्लिश दीज वर्सेज इन सेवरल वॉल्यूम्स इन 1300,000 पेजेस। उन्होंने लगभग 13,000 पेजों में इस सारे वॉल्यूम को पब्लिश किया 13,000 पेजेस में। दे वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वर्जन्स ऑफ द स्टोरी। जो आज की जो संस्कृत वर्जन की जो स्टोरी है उसमें बहुत सारे कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको रखा गया है। इनॉर्मस रीजनल वेरिएशंस वर ऑल्सो फाउंड। साथ ही जो रीजनल अलग अलग रीजन्स में लिखी गई जो कहानियाँ थी उसमें कई प्रकार के हमें वेरिएशंस भी मिलते हैं उनको अलग से उन्होंने कलेक्ट किया। द वेरिएशंस ऑफ महाभारत रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट शेप्ड सोशल हिस्ट्रीज through dialogues between dominant traditions and resilient local ideas and practices characterized by the moments of conflict as well as the conscious। अब यह है कि यदि हम महाभारत की स्टोरी के अकॉर्डिंग यदि हम बेस मान के देखें तो महाभारत की स्टोरी में हम देखते हैं कि दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि कई सारी ऐसी वर्सेज हैं कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि सब जगह पे कॉमन है यानी कि वो किसी भी स्क्रिप्ट में किसी भी मोनोस्क्रिप्ट की बात करें तो वहाँ पे कॉमन है वो चीज़, ठीक है। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें रीजनल के अकॉर्डिंग अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग उसमें वेरिएशंस मिले हैं यानी उसमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं मिली हैं। तो इससे जो कंक्लूजन यदि हमें निकालें तो सिंपल सा कंक्लूजन ये हो सकता है कि जो रीजनल वेरिएशंस हैं उसका रीज़न सिंपल सा है कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर मान लीजिए XYZ एक पर्टिकुलर कस्टम या रिचुअल है तो वो उस पर्टिकुलर रिलीजन में उसको फॉलो नहीं किया जाता होगा, उसको किसी अलग तरीके से फॉलो किया जाता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो वेरिएशन से लोगों ने अपने आप उस स्टोरी में शामिल किए हैं। क्योंकि महाभारत की जो मेन थीम क्या है उसके बारे में और कौन सी जो मेन बुक है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अलग अलग रीजन से अलग अलग वेरिएशन अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखी गई बुक्स हैं और उन सबको लास्ट में कंपाइल करके एक बुक को बनाया गया है। तो इस वेरिएशंस का सिंपल सा मतलब एक ही है कि उस समय जो अलग अलग रीजन्स होते थे अलग अलग जो क्षेत्र होते थे उनमें जो सोसाइटी से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड जो कस्टम्स होते थे रिचुअल्स होते थे उनमें जो डिफरेंसेस थे उसी के कारण वो वेरिएशंस हैं वो वहाँ पे जनरेट हुए हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली और किंग फॉर नॉर्म्स ऑफ फैमिली एंड किंगशिप। अब यहाँ से हम बात करें तो हम अपनी फैमिली अपने खुद की फैमिली के अकॉर्डिंग और यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन दिए गए हैं इन दोनों को कंपेयर करना शुरू करना आप, और जो आपको लगे कि ये आपकी फैमिली में भी है उसको ओके करना, अलग लगे उसको अंडरलाइन करके थोड़ा और ध्यान से पढ़ लेना, ये चीज़ें इजीली याद हो जाएंगे। फिर ऑल द फैमिलीज आर नॉट आइडेंटिकल। सभी प्रकार के परिवार थे वो एक जैसे नहीं होते थे। दे आर वेरी वो अलग अलग होते थे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो आज भी होता है किसी फैमिली में हो सकता है 4 मेंबर हो, किसी में 10 हो सकते हैं, किसी में 15 हो सकते हैं। तो नंबर के अकॉर्डिंग फैमिली अलग अलग होती थी। रिलेशनशिप विद ईच अदर एक दूसरे के साथ जो संबंध होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी परिवारों में भेदभाव होते थे। एंड द काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज दे आर शेयर और साथ ही जो एक्टिविटीज़ में वो इंडल्ज होते थे। हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर फैमिली है वो एक क्योंकि उस समय ज़्यादातर जो फैमिली होती थी वो बिजनेस के अकॉर्डिंग एसोसिएट होती थी। हो सकता है पर्टिकुलर फैमिली है वो कोई और काम करती हो, दूसरी फैमिली हो किसी और काम को करती हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो फैमिलीज अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग फैमिलीज होती थी। वेरी ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली शेयर फूड एंड अदर रिसोर्सेज।
तो आज भी यदि गांव में हम देखोगे तो जो फैमिली, एक ही फैमिली से रिलेटेड जो लोग होते हैं, वो जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो अपने खाने की साझेदारी एक साथ करते हैं। अदर रिसोर्सेज जैसे ज़मीन वगैरह होती है, एग्रीकल्चर लैंड होती है, उसको भी आपस में मिलजुल कर जोतते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं एंड परफॉर्म द रिचुअल्स। और साथ ही जो रिचुअल्स होते हैं उनको भी वो एक साथ ही परफॉर्म करते हैं, जैसे पूजा पाठ हो गई या शादी विवाह हो गई, इन सारे रिचुअल्स में फैमिली के सारे लोग शामिल होते हैं। तो आज भी यदि विलेजेस में आप देखोगे तो उनकी जॉइंट फैमिली में आज भी ये सारी चीज़ हमारी जॉइंट फैमिली में हमें देखने को मिलती है। तीसरा है, फैमिलीज आर जनरली ए लार्जर पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ पीपल नोन एज द रिलेटिव्स ऑफ द किंग फोल्क। लेकिन जो हमारे जो फैमिली एक बड़ा पार्ट होती है, साथ ही रिलेटिव जो किंग फोल होता है, जो हमारे घर के लोग होते हैं, उनके कंपैरिजन में फैमिली एक, जैसे मान लीजिए ये एक हम बात करते हैं फैमिली क्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं ए, ठीक है, ये मेरे दादाजी है। अब इन दादाजी के दो भाई और हैं, बी और सी। अब मान लीजिए मेरे दादाजी के एक मेरे फादर हैं और एक मेरे अंकल हैं। इसी प्रकार मान लीजिए इनके भी दो बच्चे हैं, ए और बी। मान लीजिए इनके भी दो बच्चे हैं, ए और बी। अब इनसे एक मैं हूँ और एक मेरा ब्रदर है। इसी प्रकार इनसे मान लीजिए और बच्चे हैं, इनसे भी और हैं, इनसे भी और हैं। तो ये जो सारा सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं ना, ठीक है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे किंग फोल्क की बात कर रहा हूँ तो उसमें मैं किसको काउंट करूँगा, उसमें मैं ए को काउंट करूँगा, फिर नीचे मेरे फादर को काउंट करूँगा, और उसके नीचे फिर मेरे खुद को और मेरे ब्रदर को काउंट करते हुए मेरी फैमिली एक अलग हो जाएगी। ठीक है, ये होगा आपका किंग फोल्क वाला सिस्टम। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि फैमिली है वो इस किंग फोल्क के कंपैरिजन में एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। फैमिलीज आर जनरली ए लार्जर पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ पीपल नोन एज द रिलेटिव्स ऑफ द किंग फोल्क। ठीक है, फैमिलीज टाइज आर बेस्ड ऑन ब्लड एंड रिगार्डेड एज द नेचुरल। तो फैमिली के जो बंधन होते हैं वो आपस में रक्त संबंधों के बेस होते हैं, रक्तीय संबंधों पर आधारित होते हैं, और जिनको रिगार्डेड जो कि नेचुरल संबंध के रूप में उनको कंसिडर किया जाता है। ठीक है।